एक तरफ ब्राजील है जो रीजनरेटिव फार्मिंग का ग्लोबल पोस्टर बॉय बन रहा है, जहां लाखों हेक्टेयर्स की बंजर जमीन वापस हरी हो रही है, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश हो रहा है। और दूसरी तरफ वही ब्राजील है जहां 2024 में अकेले 2024 में पूरे एक साल में अमेज़न से 4.5 मिलियन हेक्टेयर्स प्राइमरी फॉरेस्ट गायब हो गई। जी हाँ, 45 लाख हेक्टेयर। यह दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल पैराडॉक्स है। तो बिग पिक्चर का आज का तीसरा चैप्टर हमारा ब्राजील है, जब एक हाथ से लगाओ और दूसरे हाथ से काटो, इसका हम आज करेंगे विश्लेषण। पहले उजले पहलू की बात। ब्राजील में रीजनरेटिव फार्मिंग एक रियल मूवमेंट बन रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिवर्ट प्रोग्राम। 2026 की शुरुआत तक रिवर्टे के तहत करीब 2,82,000 हेक्टेयर्स बंजर जमीन की बहाली शुरू हो चुकी है और $396 मिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। 411 फार्म्स, 11 स्टेट्स और लक्ष्य है 2030 तक 10 लाख हेक्टेयर्स को रिस्टोर करना। यह सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक इकोनॉमिक मॉडल है जो जमीन कैटल रैंचिंग से बर्बाद हो चुकी थी, उसी जमीन पर कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन उग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पहले सिर्फ खरपतवार था और वहाँ आज प्रोडक्टिव फार्म्स हैं और एक ही हेक्टेयर पर 2 क्रॉप्स उगाने से प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो रही है। ब्राजील के पास टेक्नोलॉजी है, पॉलिसी है, फंडिंग है और 40 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड पास्चर लैंड का एक विशाल बफर है, जिसे बिना एक भी नया पेड़ काटे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। यानी थ्योरेटिकली ब्राजील डिफॉरेस्टेशन किए बिना अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट डबल कर सकता है। तो फिर समस्या कहाँ है? पहले हमने बात करी थी उजले पहलू की, गुड न्यूज की, पॉजिटिव न्यूज की। अब हम बात करने जा रहे हैं बैड न्यूज, जमीनी हकीकत। दोस्तों, समस्या यहाँ पर यह है कि थ्योरी और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। पिछले आधी सदी में ब्राजील ने 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट खो दिया है। जी हाँ, अमेज़न का 17% पहले ही साफ हो चुका है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 20% पर अमेज़न का टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी जंगल खुद को रीजनरेट करना बंद कर देगा परमानेंटली। हम उस लिमिट से सिर्फ 3% दूर हैं। 2024 में ब्राजील और बोलीविया मिलकर अमेज़न की 95% बर्न एरिया के जिम्मेदार थे। सेरोडो बायोमे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल सवाना है, उसकी आधी से ज्यादा नेटिव वेजिटेशन पहले ही साफ हो चुकी है। और ये सब कौन कर रहा है? कैटल रैंचिंग, सोय प्रोडक्शन, यानी वही एग्रीकल्चर जो ब्राजील की इकोनॉमी की रीढ़ है। ब्राजील की इकोनॉमी का 20% एग्री बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स का 40% एग्री बिजनेस से ही आता है और इस एग्री बिजनेस का 90% से ज्यादा देश का डिफॉरेस्टेशन इसी सेक्टर की वजह से है। दोस्तों, एक देश दो चेहरे और यहां आता है असली बिग पिक्चर। ब्राजील एक साथ 2 काम कर रहा है। एक तरफ लूला गवर्नमेंट 2030 तक जीरो इलीगल डिफॉरेस्टेशन का वादा कर रही है। COP30 ब्राजील में होगा, बेलम में, अमेज़न के दरवाजे पर। ब्राजील दुनिया को बता रहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी के चैंपियन हैं। दूसरी तरफ उसी गवर्नमेंट के दौर में बैंक्स उन फार्मर्स को लोन दे रहे हैं जिनका एनवायरमेंटल रिकॉर्ड दागदार है। कंजर्वेशन यूनिट्स के अंदर फार्म्स को फाइनेंसिंग मिल रही है। बामा द्वारा एम्बार्गो की गई जमीन पर भी क्रेडिट जारी है। यानी एक हाथ से जंगल बचाने का प्रोग्राम चल रहे हैं तो दूसरे हाथ से उन्हीं लॉगर्स और रेंचर्स को टैक्स पेयर्स का पैसा दे रहे हैं। यह हिपोक्रेसी नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन है। ब्राजील की राजनीतिक इकोनॉमी ऐसी बनी है कि एग्री बिजनेस लॉबी सबसे ताकतवर है। यानी एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स का पॉलिटिकल ब्लॉक पार्लियामेंट में डोमिनेंट है और कोई भी सरकार, चाहे लूला की हो या बोल्सोनारो की, इस लॉबी के खिलाफ जाकर टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज समझना जरूरी है। ब्राजील में एक परवर्स डूम लूप चल रहा है। जंगल काटो, कैटल रैंच बनाओ और कुछ साल बाद जमीन डिग्रेड हो जाती है, बंजर हो जाती है, फिर नया जंगल काटो, नई जमीन लो, वही साइकिल रिपीट। ब्राजील के 16 करोड़ हेक्टेयर्स पास्चर लैंड में से 63% डिग्रेडेड है। इजिप्ट के बराबर जमीन बंजर और बेकार है। लेकिन इस बंजर जमीन को रिस्टोर करने में मेहनत लगती है,
कैपिटल लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है और नया जंगल काटना वो आसान है, सस्ता है और पॉलिटिकल सिस्टम उसे रोकने में फेल रहा है और यही है डूम लूप। और रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स इस लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह कोशिश बहुत छोटी है उस समस्या के मुकाबले। COP30 फैक्टर मौका है या फिर नाटक है? 2026 में COP30 ब्राजील में होगा, बेलेम में, अमेज़न जंगल के बीचों बीच। ब्राजील के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खुद को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर के रूप में प्रेजेंट करने की, इसीलिए रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स को इतनी विजिबिलिटी मिल रही है। इसीलिए लूला गवर्नमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बायो इकोनॉमी का झुनझुना दिखा रही है। लेकिन रिसर्चर्स कह रहे हैं COP30 की तैयारी में ब्राजील की गवर्नमेंट प्लान में बड़ी गैप्स है। सिर्फ इलीगल डिफोरेस्टेशन रोकने का लक्ष्य है, लीगल डिफोरेस्टेशन का क्या? स्टेट गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट के बीच कोई सिंक नहीं है, बैंक्स को अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी COP30 एक बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होगा, फोटो अपॉर्चुनिटीज होंगी, कमिटमेंट्स होंगी, लेकिन अमेज़न की जमीन पर असली फर्क कितना पड़ेगा, यह सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। अब देखते हैं इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो दोस्तों, आज की तीनों कहानियों का अगर अभी मिलाकर हम देखें तो अमेरिका राइस मार्केट खो रहा है, बाहरी दुश्मन है। पाकिस्तान सब्सिडी के जाल में फंसा हुआ है, घर की बीमारी है। ब्राजील दोनों काम एक साथ कर रहा है, हरित क्रांति भी और हरित विनाश भी। ब्राजील की यह कहानी दरअसल पूरी दुनिया की कहानी है। हम सब एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर भारी पड़ता है, जहां पॉलिटिकल लॉबीज एनवायरमेंटल साइंस को ओवरराइड करती हैं, जहां अच्छे इंटेंशंस और बुरे आउटकम्स साथ साथ चलते हैं। ब्राजील के पास सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं और विल भी दिखता है कभी कभी, लेकिन जब तक एग्री बिजनेस लॉबी पार्लियामेंट में डोमिनेंट रहेगी, जब तक बैंक्स इलीगल डिफॉरेस्टर्स को फंड करते रहेंगे, जब तक एक डिग्रेडेड हेक्टेयर रिस्टोर करने से ज़्यादा आसान नया जंगल काटना रहेगा, तब तक रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स अच्छी खबर देंगे और अमेज़न हर साल थोड़ा और सिकुड़ता रहेगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं थे, त्रासदी यह होगी कि सॉल्यूशंस थे लेकिन हमने उन्हें इम्प्लीमेंट करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटाई। और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हमने 3 देशों की 3 कहानियां देखी, लेकिन इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम से हार रहा है जो WTO के रूल्स को धता बताकर चलता है। सबक यह है, ताकत तब बेकार हो जाती है जब रूल्स की कोई इन्फोर्समेंट ना हो। पाकिस्तान के पास नियत है, पॉलिसी है, सब्सिडीज हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रॉट इतना गहरा है कि हर अच्छी नीति उल्टी पड़ जाती है। सबक यह भी है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलता, शॉर्टकट से कुछ नहीं बदलता। ब्राजील के पास सॉल्यूशन है, जमीन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन पॉलिटिकल विल और इकोनॉमिक ग्रीड के बीच की लड़ाई में अभी ग्रीड जीत रही है। सबक यह भी है, जब लॉबी सिस्टम से बड़ी हो जाए तो सबसे अच्छे इंटेंशंस भी नाकाफी होते हैं। और इन तीनों कहानियों के बीच एक चौथा किरदार चुपचाप खड़ा है, इंडिया, जो अमेरिका को राइस मार्केट में हरा रहा है, जो पाकिस्तान को प्राइस वॉर में पीछे छोड़ रहा है और जो ब्राजील की जमीन पर नजर रख रहा है, क्योंकि फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी वहीं से आएगी। इंडिया का यह राइस। अब आज की बिग पिक्चर कंक्लूजन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की तीनों कहानियां अगर हम मिलाकर देखें तो अमेरिका राइस मार्केट खो रहा है, बाहरी दुश्मन से। पाकिस्तान सब्सिडी के जाल में फंसा हुआ है, घर की बीमारी है। ब्राजील दोनों काम एक साथ कर रहा है, हरित क्रांति भी कर रहा है और हरित विनाश भी कर रहा है। ब्राजील की यह कहानी दरअसल पूरी दुनिया की कहानी है। हम सब एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर भारी पड़ता है, जहां पॉलिटिकल लॉबीज एनवायरमेंटल साइंस को ओवरराइड करती हैं, जहां अच्छे इंटेंशंस और बुरे आउटकम्स साथ साथ चलते हैं। ब्राजील के पास सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं और विल भी दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी। लेकिन जब तक एग्री बिजनेस लॉबी पार्लियामेंट में डोमिनेंट रहेंगी, जब तक बैंक्स इलीगल डिफॉरेस्टर्स को फंड करते रहेंगे, जब तक एक एक डिग्रेडेड हेक्टेयर रिस्टोर करने से ज़्यादा आसान नया जंगल काटना रहेगा, तब तक रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स अच्छी खबर देंगे और अमेज़न हर साल थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता रहेगा।
21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं थे, त्रासदी यह होगी कि सॉल्यूशन थे लेकिन हमने उन्हें इंप्लीमेंट करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटाई।